नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका चंबल जीएस एकेडमी। फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम बात करेंगे गोदावरी नदी तंत्र के बारे में। आज की क्लास में गोदावरी नदी तंत्र से संबंधित कंप्लीट इंफॉर्मेशन आज की इसी क्लास में खत्म करेंगे। तो फ्रेंड्स, वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक बने रहें, क्योंकि यह वीडियो है वो आपके आने वाले सभी एग्जामों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो आइए फ्रेंड्स, आज की क्लास को प्रारंभ करते हैं। आइए फ्रेंड्स, इसके बाद गोदावरी रिवर सिस्टम से संबंधित कंप्लीट इंफॉर्मेशन देखते हैं। इसमें सबसे पहला पॉइंट है कि गोदावरी नदी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है तथा गोदावरी नदी को दक्षिण भारत की गंगा या वृद्ध गंगा या बूढ़ी गंगा आदि नामों से भी जाना जाता है। काफी इंपोर्टेंट पॉइंट है। यहाँ से एग्जाम में कई बार में पूछा गया है कि गोदावरी नदी को किस नाम से जाना जाता है। तो आपका आंसर होना चाहिए कि दक्षिण भारत की गंगा या वृद्ध गंगा या बूढ़ी गंगा आदि नामों से गोदावरी नदी को जाना जाता है। इसके बाद देखते हैं कि गोदावरी नदी का उद्गम है वो महाराष्ट्र राज्य के नासिक जिले के पश्चिमी घाट में स्थित त्र्यंबकेश्वर नामक स्थान से गोदावरी नदी का उद्गम हुआ है तथा गोदावरी नदी का संगम या मुहाना राजमुंदरी के नीचे एक डेल्टा बनाने से पहले यह बंगाल की खाड़ी में गिरती है। आइए इसके बाद हम बात करेंगे कि गोदावरी बेसिन महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा राज्यों के अलावा मध्य प्रदेश, कर्नाटक और केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी के छोटे हिस्सों तक फैला हुआ है, जिसका कुल क्षेत्रफल लगभग 3 लाख वर्ग किलोमीटर है। अर्थात गोदावरी बेसिन का कुल क्षेत्रफल है वो 3 लाख वर्ग किलोमीटर है। इसके बाद देखते हैं कि गोदावरी बेसिन उत्तर में सतमाला पहाड़ियों, अजंता पर्वतमाला और महादेव पहाड़ियों, दक्षिण और पूर्व में पूर्वी घाट और पश्चिम में पश्चिमी घाट से घिरा हुआ है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि गोदावरी नदी की कुल लंबाई है वो 1465 किलोमीटर है। एग्जाम में पूछा जा सकता है कि गोदावरी नदी की कुल लंबाई कितनी है। तो आपका आंसर होना चाहिए 1465 किलोमीटर। इसके बाद देखते हैं कि राजमुंदरी शहर है वो गोदावरी नदी के तट पर स्थित सबसे बड़ा शहर है। नेक्स्ट देखते हैं कि गोदावरी नदी पर निर्मित श्री राम सागर परियोजना, जिसका निर्माण 1964 से 69 के मध्य किया गया, यह आदिलाबाद और निजामाबाद की सिंचाई आवश्यकताओं को पूरा करती है। इसके बाद देखते हैं कि गोदावरी नदी की सहायक नदियां कौन कौन सी हैं। तो गोदावरी नदी की सहायक नदियों में प्रवरा नदी, इंद्रावती नदी, वैनगंगा, वर्धा, पेंच, कन्हान, पेनगंगा, मंजीरा, बिंदुसार और शबरी नदियां गोदावरी नदी की प्रमुख सहायक नदियां हैं। इसके बाद देखते हैं कि गोदावरी नदी के तट पर कौन कौन से शहर बसे हुए हैं। तो गोदावरी नदी के तट पर नासिक, त्र्यंबकेश्वर, नांदेड़, औरंगाबाद, नागपुर, भद्राचलम, निजामाबाद, राजमुंदरी, बालाघाट, यानम और कोब्बूर आदि शहर हैं वो गोदावरी नदी के तट पर बसे हुए हैं। नेक्स्ट देखते हैं कि गोदावरी नदी के बाएं किनारे की सहायक नदियां हैं वो दाएं किनारे की सहायक नदियों की तुलना में अधिक और आकार में बड़ी। इसके बाद देखते हैं कि गोदावरी नदी की बाएं किनारे की सहायक नदियां कौन कौन सी हैं। तो गोदावरी नदी के बाएं किनारे की सहायक नदियों में धारणा नदी, पेनगंगा, वैनगंगा, वर्धा नदी, प्राणहिता नदी, अर्थात पेनगंगा, वर्धा और वैनगंगा का संयुक्त जल प्रवाहित करती है तथा पेंच, कान्हान, सबरी, इंद्रावती इत्यादि नदियां गोदावरी नदी के बाएं किनारे की प्रमुख सहायक नदियां हैं। इसके बाद बात करेंगे गोदावरी नदी के दाहिने किनारे की सहायक नदियों के बारे में। तो गोदावरी नदी की दाहिने किनारे की सहायक नदियों में प्रवरा नदी, मुला नदी, मंजरा नदी, पेद्दाबागु नदी और मन्नेर नदी इत्यादि नदियां गोदावरी नदी की दाहिने किनारे की प्रमुख सहायक नदियां हैं। नेक्स्ट देखते हैं कि राजमुंदरी शहर के नीचे गोदावरी नदी खुद को 2 मुख्य धाराओं में विभाजित करती है। इसकी पूर्व में धारा
गौतमी गोदावरी और पश्चिम में वशिष्ठ गोदावरी और बंगाल की खाड़ी में गिरने से पहले गोदावरी नदी एक बड़े डेल्टे का निर्माण करती है। अर्थात पूर्व में गोदावरी नदी को गौतमी गोदावरी के नाम से जाना जाता है और पश्चिम में वशिष्ठ गोदावरी के नदी के नाम से, तथा बंगाल की खाड़ी में गिरने से पहले गोदावरी नदी एक बड़े डेल्टे का निर्माण करती है। इसके बाद देखते हैं कि गोदावरी नदी का डेल्टा गोल उभार और कई सहायक नदियों वाला लोबोट प्रकार का है। एग्जाम में पूछा जा सकता है कि गोदावरी नदी किस प्रकार का डेल्टा का निर्माण करती है, तो आपका आंसर होना चाहिए किस प्रकार का, लोबोट प्रकार का। आइए इसके बाद गोदावरी नदी की सहायक नदियों के बारे में बात करते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे मंजरा नदी के बारे में। तो मंजरा नदी गोदावरी नदी के दाहिने किनारे की एक प्रमुख सहायक नदी है। मंजरा नदी का उद्गम 823 मीटर की ऊंचाई पर अहमदनगर के पास बालाघाट रेंज से मंजरा नदी का उद्गम होता है, तथा मंजरा नदी आंध्र प्रदेश के मेडक जिले में प्रवेश करने से पहले महाराष्ट्र के लातूर जिले और कर्नाटक के बीदर जिले से होकर प्रवाहित होती है, तथा मंजरा नदी मेदक जिले में नारायणखेड़ जहीराबाद से होकर लगभग 96 किलोमीटर तक प्रवाहित होती है। इसके बाद देखते हैं कि मंजरा नदी निजामाबाद के निकट बसारा में गोदावरी नदी में आकर मिल जाती है। अतः मंजरा नदी का मिलन है वो गोदावरी नदी में कहां पर होता है, तो निजामाबाद के निकट बसारा स्थान पर। इसके बाद देखते हैं कि बाल्दी नदी मंजरा नदी की एक सहायक नदी है, तथा निजाम सागर का निर्माण आंध्र प्रदेश के निजामाबाद जिले के अचमपेटा और बज्जापल्ले गांव के बीच मंजरा नदी पर किया गया था। ऐसे देखते हैं कि मंजरा नदी गोदावरी नदी की दाहिने किनारे की एकमात्र महत्वपूर्ण सहायक नदी है और यह निजाम सागर से गुजरने के बाद गोदावरी नदी में आकर मिल जाती है। आइए इसके बाद हम बात करेंगे गोदावरी नदी की सहायक नदियों में पेनगंगा नदी के बारे में। तो पेनगंगा नदी या पनुगंगा नदी का उद्गम है वो महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में अजंता पर्वतमाला से पेनगंगा नदी का उद्गम हुआ है। इसके बाद पेनगंगा नदी बुलडाणा और वाशिम जिलों से होकर प्रवाहित होती है। पेनगंगा नदी यवतमा और नांदेड़ जिलों के बीच एक सीमा के रूप में भी कार्य करती है। नेक्स्ट देखते हैं कि पेनगंगा नदी महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश के बीच राज्य की सीमा पर बहती है। नेक्स्ट देखते हैं कि पेनगंगा नदी यवतमाल जिले की बानी तहसील में बाधा नामक एक छोटे से गांव के पास वर्धा नदी में आकर मिल जाती है। इसके बाद देखते हैं कि पेनगंगा नदी महाराष्ट्र के वाशिम और यवतमाल जिलों को सिंचाई प्रदान करती है। नेक्स्ट देखते हैं कि पेनगंगा नदी पर 2 बांध स्थित हैं, जिनके नाम है ऊपरी पेनगंगा और निचला पेनगंगा। साथ ही इस बांध को ईसापुर बांध के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट देखते हैं कि अदन नदी पेनगंगा नदी की एक प्रमुख सहायक नदी है, तथा यह नदी पेनगंगा वन्य जीव अभ्यारण्य से होकर प्रवाहित होती है। नेक्स्ट देखते हैं कि पेनगंगा नदी पर सहस्त्रकुंड झरने भी स्थित है। इसके बाद हम बात करेंगे गोदावरी नदी की सहायक नदियों में वर्धा नदी के बारे में। तो वर्धा नदी महाराष्ट्र के विदर्भ क्षेत्र की सबसे बड़ी नदियों में से एक नदी है। वर्धा नदी का उद्गम मध्य प्रदेश के बैतूल जिले में मुल्ताई के पास सतपुड़ा रेंज में लगभग 777 मीटर की ऊंचाई पर नागपुर से लगभग 70 मील उत्तर पश्चिम में वर्धा नदी का उद्गम होता है, तथा अपने उद्गम से वर्धा नदी मध्य प्रदेश में 32 किलोमीटर बहती है। इसके बाद यह महाराष्ट्र में प्रवेश कर जाती है। इसके बाद देखते हैं कि 528 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद वर्धा नदी पेनगंगा नदी में आकर मिलती है और इसे प्राणहिता के नाम से जाना जाता है, जो अंततः गोदावरी नदी में आकर मिलती है। इसके बाद देखते हैं कि करबैना, जाम, एराई नदियां वर्धा नदी की बाईं ओर की प्रमुख सहायक नदियां हैं। नेक्स्ट देखते हैं कि मूर्ति के पास वर्धा नदी पर एक विशाल बांध जिसका नाम है अपर वर्धा बांध
बनाया गया है और इसे अमरावती शहर के लिए जीवन रेखा माना जाता है। इसके बाद हम बात करेंगे वैनगंगा नदी के बारे में। तो वैनगंगा नदी का शाब्दिक अर्थ होता है पानी का। वैनगंगा नदी का उद्गम है वो मध्य प्रदेश की सतपुड़ा रेंज की महादेव पहाड़ियों के दक्षिण ढलानों में छपौनी जिले के मुंडारा गांव में लगभग 12 किलोमीटर दूर से वैनगंगा नदी का उद्गम होता है तथा लगभग 4360 मील के बेहद घुमावदार रास्ते में मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र से होकर वैनगंगा नदी प्रवाहित होती है। नेक्स्ट देखते हैं कि वैनगंगा नदी वर्धा नदी में शामिल होने के बाद इनकी संयुक्त धारा को प्राणहिता के नाम से जाना जाता है। इसके बाद यह नदी है वो गोदावरी नदी में आकर मिल जाती है। इसके बाद देखते हैं कि वैनगंगा नदी चंद्रपुर को अपवाहित करती है तथा महाराष्ट्र के गढ़चिरौली, भंडारा और गोंदिया और नागपुर जिले में प्रवाहित होती है। नेक्स्ट देखते हैं कि वैनगंगा नदी की मुख्य सहायक नदियों में ठेल नदी, थांबर, बाघ नदी, चुलबंद नदी, गड़वी नदी, खोबरागढ़ी नदी और कथानी नदी, जबकि बाएं किनारे पर जो नदियां मिलती हैं उनके नाम हैं हिरी नदी, चंदन, बावन थारी, कन्हान और मुल नदी इत्यादि नदियां वैनगंगा नदी के दाहिने किनारे की प्रमुख सहायक नदियां हैं। आइए फ्रेंड्स, इसके बाद हम बात करेंगे गोदावरी नदी की सहायक नदियों में नाग नदी के बारे में। तो नाग नदी नागपुर शहर का नाम नाग नदी के नाम पर पड़ा है जो नागपुर शहर से होकर प्रवाहित होती है। नाग नदी का उद्गम पश्चिम नागपुर में अंबाझारी झील से नाग नदी का उद्गम होता है तथा इसकी प्रमुख सहायक नदियों में पीली नदी नाग नदी की प्रमुख सहायक नदियां है तथा इसका समापन बिंदु कन्हान नदी के साथ संगम और आगे कन्हान नदी पेंच नदी के साथ संगम और कन्हान पेंच नदी प्रणाली का निर्माण करती है। नेक्स्ट देखते हैं कि कन्हान नदी वैनगंगा नदी की एक महत्वपूर्ण दाहिने किनारे की सहायक नदी है जो मध्य भारत में सतपुड़ा पर्वतमाला के दक्षिण में स्थित एक बड़े क्षेत्र में पानी बहाती है। इसके बाद हम बात करेंगे इंद्रावती नदी के बारे में। इंद्रावती नदी का उद्गम है वो उड़ीसा के कालाहांडी में पूर्वी घाट से इंद्रावती नदी का उद्गम हुआ है। इसके बाद इंद्रावती नदी छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले से प्रवाहित होकर लगभग 380 किलोमीटर तक प्रवाहित होती है तथा बस्तर जिले में इंद्रावती नदी सबसे बड़ी और सबसे महत्वपूर्ण नदी है। इसके बाद देखते हैं कि इंद्रावती नदी कुछ स्थानों पर इंद्रावती नदी महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ राज्यों के बीच सीमा भी बनाती है तथा बाद में इंद्रावती नदी दंतेवाड़ा जिले के भद्रकाली में गोदावरी नदी में आकर मिल जाती है। इसके बाद देखते हैं कि इंद्रावती नदी को बस्तर जिले की जीवन रेखा के रूप में भी जाना जाता है तथा इंद्रावती नदी गोदावरी नदी के संगम को छोड़कर चट्टानी तल वाली नदी नेविगेशन के लिए अच्छी नहीं मानी जाती तथा इंद्रावती नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी पामरचिंता नदी है। इसके बाद देखते हैं कि इंद्रावती और उसकी सहायक नदियां गर्मियों में कभी भी नहीं सूखती हैं तथा चित्रकूट जलप्रपात जगदलपुर से लगभग 40 किलोमीटर दूर इंद्रावती नदी पर स्थित काफी इंपोर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट देखते हैं कि इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान और इंद्रावती टाइगर रिजर्व छत्तीसगढ़ के निकटवर्ती क्षेत्र में स्थित है। यदि फ्रेंड्स वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें तथा एक प्यारी सी कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा। जय हिंद, जय भारत।